चलिए ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड देखिए, कल हम थोड़ा सा इस पे चर्चा किए थे कि यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे कि चुनाव का आवश्यकता क्यों होता है। ठीक है, तो रिसोर्स अगर सीमित है, साधन सीमित है, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए हमको, मतलब उसी में सब कुछ मैनेज करना है, तो हमको चॉइस करना पड़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। एफिशिएंसी दो तरीके से बढ़ेगा, अलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद नियंत्रित वितरण करना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ किसको चाहिए। ठीक है, जो रिक्वायर्ड पर्सन है उसको मिलना चाहिए। उसके बाद ये सारा चीज़ जो हम कर रहे हैं, संसाधन कम है, ठीक है, अगर हम इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी हम ऐसे ना बढ़ाएं कि आज हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं और पता चले कि 10 साल के बाद वो जो भी लैंड है या फिर जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो काम करने के लायक ही नहीं रहा। ठीक है, इस पे हालांकि हम लोग और आगे भी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ गुड देखिए, इसमें क्या कहता था कि टाइप्स ऑफ गुड जो है ना, ये फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड में सबसे पहले तो हम लोग इसको किए हैं। फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड में क्लासिफाई करने का बस एक सिंपल सा रीजन था कि हमने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात किया था। तो जो फ्री गुड होता है, फ्री गुड कहने का मतलब कि वैसा गुड, वैसा वस्तु या वैसा सेवा जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका मतलब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि कंफ्यूजन आता है। एक होता है फ्री गुड और एक होता है फ्री ऑफ चार्ज गुड। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज, तो फ्री ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया ना कि फ्री ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि आपको तो मुफ्त में मिल रहा है लेकिन नेचर में उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट है। जैसे फ्री गुड अगर हम सिर्फ देखें तो ये वायु मतलब हमारे पास किसी तरह का स्कार्सिटी इसका नहीं होगा, किसी तरह का कमी नहीं होगा। और अगर इसका कमी नहीं है, अगर इस चीज का, इस टाइप का गुड का कमी नहीं है, तो हमको किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मेरे है, तरफ से साउंड बढ़ेगा क्या रंजन? नहीं साउंड कैसे बढ़ाएं, नहीं जा रहा आवाज क्या? आ रहा है लेकिन थोड़ा धीमा आ रहा है। कैसे धीमा आ रहा है यार? हेलो हेलो हेलो। अरे आवाज ठीक है। ठीक है, साउंड थोड़ा बढ़ा के देखिए। ठीक है ठीक। ठीक, देखिए तो टाइप्स ऑफ गुड में यही था कि फ्री गुड और इकोनॉमिक गुड। फ्री गुड उसको बोलेंगे जिसका कि जिसका कि बार बार हम वायुमंडल बोल दे रहे हैं, जिसका कि हमारे पास अर्थ पे उस चीज का किसी तरह का कोई स्कार्सिटी ही नहीं है, कोई कमी ही नहीं है। जैसे हवा हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब जो भी चीज हो गया ना, ये फ्री गुड हो गया, एकदम बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। और अगर जो चीज हमको मुफ्त में मिल रहा है, क्या उसके लिए हमको किसी तरह का कोई सोचने का जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं सोचने का जरूरत है। ठीक है, इसलिए इस पे आप जनरली बहुत ज्यादा क्वेश्चन वगैरह भी नहीं देखिएगा और इस पे बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं होता है। चर्चा किस पे होता है? इकोनॉमिक गुड पे। इकोनॉमिक गुड क्या है भाई? तो ये सीमित मात्रा में हमारे पास। ठीक है, और अगर ये सीमित मात्रा में है तो ये कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर के आएगा। क्वेश्चन एज इट इज पूछे हुए था कि विच टाइप, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा गुड ऐसा है, कौन सा वस्तु ऐसा है जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है, जिसमें किसी तरह का कोई अवसर लागत नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। देखिए सब इसकी मत सुन ले तो जी संजीत जी। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक गुड क्या होगा। इकोनॉमिक गुड होगा वो भी क्या हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है। एक तो एज इट इज नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, तो अगर कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि समय के साथ खत्म हो सकता है, जो सीमित मात्रा में हमारे पास, तो ऐसा नेचुरल रिसोर्स कौन है? तो जैसे ऑयल हो गया, लैंड हो गया, आयरन हो गया, आपका मिनरल्स हो गया। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ये नेचुरल रिसोर्स ही हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा में है। और चूंकि ये नेचुरल रिसोर्स सीमित मात्रा में है, तो इसके लिए ये चीज जो है हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता है। ये चीज जो है, इसको लेने के लिए आपको फिर वही सारा चीज जो यहाँ पे हम पढ़े हैं, 4 तरीके का चीज, इसमें चॉइस जरूरी होगा, एफिशिएंसी जरूरी होगा,
रेशनिंग जरूरी होगा और सस्टेनेबिलिटी जरूरी होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों में ये चारों चीज को करने का आवश्यकता पड़ेगा। वैसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो एक तो नेचुरल रिसोर्स के साथ आ सकता है, या फिर कोई भी वैसा वस्तु जो उस टाइप के नेचुरल रिसोर्स से बनाया जा रहा है। जैसे अगर जमीन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बना रहे हैं, वीट का उत्पादन कर रहे हैं। अगर हम लोग आयरन और स्टील का इस्तेमाल करके व्हीकल बना रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे जो कि नेचुरल रिसोर्स के द्वारा बन रहा है, उसके मतलब सहायता से बन रहा है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक गुड हो जाएंगे। अब देखिए, फ्री गुड और फ्री ऑफ चार्ज गुड में थोड़ा सा अंतर है। फ्री गुड और फ्री ऑफ चार्ज गुड क्या होता है? फ्री गुड होता है जो कि जिसपे किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना हमको नहीं पड़ता है। लेकिन फ्री ऑफ चार्ज गुड क्या है? फ्री ऑफ चार्ज गुड क्या है? जो हमको तो फ्री मिल रहा है, जो यूजर को या कंज्यूमर को तो फ्री मिल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई किसी न किसी तरह का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री है 200 यूनिट तक। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये फ्री ऑफ चार्ज है, ना कि फ्री गुड है। फ्री गुड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जिन जिन संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है वो संसाधन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेकर के आता है। जैसे इसमें कोयला का इस्तेमाल होता है, जैसे इसमें हाइड्रो पावर में अगर देख ले तो उसके लिए हमको डैम बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा मशीनरी लगाना पड़ेगा हमको। यानी कि एक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना अपने आप में क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके लिए हम कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज जो इतने सारे चीजों से मिलकर के बन रहा है, किसी एक व्यक्ति को फ्री मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति के लिए, उस कंज्यूमर के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, फ्री ऑफ चार्ज गुड हो गया। मतलब उसको इसके लिए किसी तरह का कोई चार्ज देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये फ्री गुड के कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही है अंतर हमारे पास फ्री ऑफ चार्ज गुड एंड फ्री गुड का। अब बाकी थोड़ा सा इसमें वो देख लीजिएगा, पीछे वाला वीडियो, उसमें भी बहुत सारा चीज हम क्लियर करके रखे हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन यही पूछे हुए था कि अगर कोई इफ अ कमोडिटी, कोई वस्तु है, ठीक है, इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वो वस्तु जो है वो क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस केस में क्या होगा, यानी कि यहाँ पे जो बात हो रहा है वो फ्री ऑफ चार्ज गुड का हो रहा है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई चीज प्रोवाइड किया जाएगा पब्लिक को तो वो फ्री ऑफ चार्ज गुड होगा, वो फ्री गुड नहीं होगा। क्योंकि एयर, सनलाइट, ये सब जो चीजें हैं जो फ्री गुड है, उसको गवर्नमेंट को हमको देने का आवश्यकता नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी पहुंच रहा है जो फ्री गुड है। ठीक है, उसके लिए कहीं कोई बैरियर नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमको कुछ दे रही है, इसका मतलब जरूर वो क्या बात कर रहा था, फ्री ऑफ चार्ज गुड का बात कर रहा था। यानी यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज गुड सीधा सीधा नहीं लिखा, उसको घुमा के लिखा। और अब ऑप्शन इसमें था क्या कि अगर कोई गवर्नमेंट हमको इस तरीके का चीज प्रोवाइड कर रही है तो क्या उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगा? क्या उसके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इग्नोर कर देंगे? ठीक है, क्या उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ट्रांसफर होगा किस पे, कंज्यूमर से, क्योंकि कंज्यूमर तो पे कर नहीं रहा है। ठीक है, देखिए ये कंज्यूमर कुछ पे कर नहीं रहा है, तो ये अगर कंज्यूमर पे नहीं कर रहा है तो इसका जो भार है, इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्या वो गवर्नमेंट पे जाएगा? क्या इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वहन कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, या फिर इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वहन टैक्स पेयर करेगा? ठीक है, यही चार ऑप्शन था इसमें। तो एग्जाम में सबसे बड़ी बात होता है क्वेश्चन को समझना और उसके ऑप्शन को समझना कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें चारों ऑप्शन का मतलब यही था। अब हम लोग सिंपल सा दिमाग लगा करके ये चीज बता सकते हैं। हालांकि अगर इसमें थोड़ा सा अगर किसी को कंफ्यूजन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवर्नमेंट भर रही है या टैक्स पेयर भर रहा है, ये हमारे पास गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ही क्या दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, किसको, इस कंज्यूमर को। ठीक है, टैक्स पेयर क्या दे रहा है, गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है। ठीक है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ जा सकता है, या इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ आ सकता है। अब यही हमको डिसाइड करना है कि मतलब कहाँ जा रहा था।
तो ये डिसाइड करने के लिए हम सिंपल ये बात ध्यान में रखेंगे कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है इसको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है तो इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे इसको फ्री हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सकते थे, इसके जगह पे इसको फ्री बस ट्रेवल भी प्रोवाइड कर सकते थे। तो एक बार दिमाग में ऐसा चीज आएगा कि हो सकता है कि ये गवर्नमेंट हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी ना दे करके फ्री हेल्थ केयर सर्विस दे देती, तो ऐसा तो लग रहा है कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रही है, बट ये है लॉजिक गलत। ठीक है, लॉजिक क्या सही है कि गवर्नमेंट के पास अपना कोई पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गवर्नमेंट वहन करने की स्थिति में है, वो इसलिए है क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। यानी अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है, ठीक है, अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर है जो कि इस फ्री इलेक्ट्रिसिटी का लाभ नहीं उठा पा रहा है, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे जा रहा है? इस टैक्स पेयर पे जा रहा है। तो जब भी फ्रीबीज का ये जो कॉन्सेप्ट चलता है कभी भी इलेक्शन के टाइम में, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप और हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इन चीजों को समझते हैं। और वही चीज है कि जो जिस गवर्नमेंट के प्रति थोड़ा सा झुकाव रखता है, उस तरीके का वो इन्फ्लुएंस होकर के फिर बात सामने आता है कि जब ये गवर्नमेंट है, ये हम हैं, हमको इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो भाई हम क्यों करें? हम नहीं करेंगे। इसके जगह पे आप क्या कीजिए कि हमको कुछ सुविधा दीजिए क्योंकि हम आपको टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, इन लोगों का कहना ये रहता है। तो इसी चीज का ये पूरा जो विवाद है वो इसी चीज का है कि अगर आप उधर फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं दीजिएगा तो आप कुछ ना कुछ, आप पैसा गवर्नमेंट अपने पास तो रखेगी नहीं, वो किसी न किसी चीज में लगाएगी, और जब वो लगाएगी तो वो टैक्स पेयर को बेनिफिट करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा इसका ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्री ऑफ चार्ज गुड जो होता है ना, फ्री ऑफ चार्ज गुड जो होता है वो एक और दूसरे तरीके का भी हो सकता है। जैसे कि इसमें तो क्या देखे कि ये गवर्नमेंट दे रही है कुछ मतलब जनरेट करके और फ्री ऑफ चार्ज दे रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा होता है जो हमको फ्री मिलता है, लेकिन वो फ्री मिल रहा है लेकिन नेचर में वो सीमित है। जैसे फॉरेस्ट है, अगर कोई जंगल के बगल में रहने वाला व्यक्ति है, वो जंगल में जाता है, लकड़ी काट के लेके चला आता है, उसको फ्री में वो लकड़ी मिल जा रहा है, लेकिन क्या ये फॉरेस्ट कभी खत्म होने के कगार पे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ये फ्री गुड तो मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। अगर हम जंगल को काट रहे हैं, हमारा ऑक्सीजन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जितना जंगल आप काटिएगा उतना ऑक्सीजन आपका अवसर लागत बनेगा, उतना ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में कम जनरेट होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा जंगल को काटने से। उसी तरीके से वाइल्ड लाइफ है, ये सारा एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप। ये यूटिलिटी था, यूटिलिटी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ इस ग्राफ को फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सिंपल सा बात यही है कि अगर आप किसी एक वस्तु का उपभोग, ठीक है, अगर कोई वस्तु है, उस वस्तु का अगर एक वस्तु को बार बार उपयोग कीजिएगा तो कहीं ना कहीं उसका उपयोगिता कम होते रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप गर्मी में, बहुत गर्मी में कहीं जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं या घर पे आते हैं, आप एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं, तो आपका जो खुशी होगा, आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अब सेटिस्फेक्शन को दिखाने के लिए कोई हमारे पास कोई वैल्यूड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, कि हम उसको दिखा सके, तो इसलिए हम क्या लिख दिए कि पहला गिलास पानी पियेंगे तो हो सकता है कि हमको 10 यूनिट का खुशी मिले, 10 यूनिट का संतुष्टि मिले। तो हमारे पास जो संतुष्टि मिला एक गिलास पानी पीने पे, वो क्या मिला? 10 यूनिट का मिला। तो टोटल यूटिलिटी हमारे पास क्या है? टोटल उपयोगिता उसका कितना बना? 10 यूनिट बना। दूसरा गिलास अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमको फिर से खुशी तो मिलेगा, हमको फिर से सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, लेकिन अब वो 8 यूनिट होगा। ठीक है, यानी जो पहला बार जो आप गिलास का पानी पीजिएगा ये उतना खुशी देगा आपको। ठीक है, वो मतलब दूसरा गिलास वाला पानी आपको उतना ज्यादा खुशी नहीं दे पाएगा जितना कि आप पहले वाले में पिए थे। तो अगर टोटल यूटिलिटी देखें तो ये देखिए, जब पहले से दूसरे पे गए तो जो यूटिलिटी जो हमारा कम हुआ है, इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सिंपल है, कहीं भी इकोनॉमी में अगर मार्जिनल का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सिंपल समझना है +1। मार्जिनल का मतलब +1, यानी कि पहला क्लास में जो यूटिलिटी मिला, अगले में जो यूटिलिटी मिला, अगले का यूटिलिटी क्या हुआ? 8 यूनिट, यानी दूसरे क्लास का मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? 8 यूनिट।
यानी दूसरा गिलास हम पानी पिए तो हमको 8 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला। टोटल अगर देखें तो पहले में 10 था, दूसरे में 8 मिला, टोटल हमारे पास 18 हो गया। तीसरा ग्लास पिएंगे तो और कम होगा, चौथा में और कम होगा, पांचवा में और कम होगा। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये 0 यूनिट का खुशी देगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर से आए और लगातार कोई ग्लास पे ग्लास पानी आपको पिलाता जाए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बोलिएगा कि बस भाई अब मत दो। ठीक है, उसके बाद अगर फिर से वो दे देता है कुछ भी करके, आप कह लीजिए कि माँ कसम खिला के दे देता है, ठीक है, कि नहीं एक गिलास तो और पीना ही पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि भाई अब तो टॉर्चर कर रहा है ये। यानी कि पहला ग्लास जब पिए तो आपको मैक्सिमम खुशी मिला था, लेकिन वही जब 7वां 8वां 9वां ग्लास पीने लगेगा तो अब वही चीज आपके लिए क्या हो गया, टॉर्चर साबित होने लगा। यानी कि अब आपका यूटिलिटी बढ़ नहीं रहा है, अब आपका यूटिलिटी निगेटिव में चला गया। ठीक है, उसी चीज का ये ग्राफ है कि अगर हम पहला बार किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्या है, ये नंबर ऑफ कंजम्पशन है। एक नंबर ऑफ कंजम्पशन पहला बार किए, दूसरा बार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से। तो पहला बार जब किए तो हमको 10 यूनिट का यूटिलिटी मिला। ठीक है, दूसरा बार किए तो 8 और बढ़ा, दूसरा में 8 और बढ़ा, यानी टोटल क्या हो गया, 18 हो गया। तीसरा में 5 और बढ़ा, कितना हो गया, 23 हो गया। चौथा में और एक बढ़ गया, 25 हो गया। ठीक है, लेकिन 25 के बाद जब पांचवा पिए होंगे, ठीक है, या अभी मान के चलिए कि इसके बाद हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिला, इसके बाद हमको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा। अब अगर हम पीते हैं तो हमारा यूटिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में मतलब मैक्सिमम 25 था, अब पांचवा गिलास हम पी रहे हैं तो अब यूटिलिटी माइनस का 2 हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब तो भाई टॉर्चर हो रहा है ये मेरे साथ। ठीक है, अब तो हमको पानी नहीं पीना है, तुम जबरदस्ती पिला रहे हो। ठीक है, यानी वही चीज है कंजम्पशन पे भी, वही सेम कॉन्सेप्ट चलता है। किसी भी चीज का कोई कोई एक सामान को अगर आप बार बार उपयोग कर रहे हैं तो उसका बार बार उपयोग करने से उसका यूटिलिटी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज हुआ। अब वहीं पे मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए क्या होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जब पहला बार जब कोई सेवन किया गया था तो वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी तो मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे हम इसका वैल्यूज कंजप्शन का बढ़ाते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी मार्जिनल यूटिलिटी को ग्राफ देखें तो पहला बार में मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 10 था, दूसरे बार में 8 हो गया, तीसरे बार में और कम हुआ, चौथे बार में और कम हुआ, पांचवे चौथे बार में या फिर 0 हो गया, जो भी कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे कौन ये हो गया है, इसको 1 के जगह पे 0 कर सकते हैं। ठीक है, इसको 0 कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा सही हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, यानी चौथे पे क्या हो गया, यूटिलिटी 0 हो गया कि भाई ना खुशी ना गम। ठीक है, बस दे दिया, पी लिए। लेकिन पांचवा बार जैसे ही कसम दे के पिलाया, अब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, निगेटिव में हो गया। और जब निगेटिव में हो गया तो ये टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, घटने लगा। यानी ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस चीज का डिस्कशन कर लिए हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देखे ही लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन हम कहीं तो लिखे हैं, यूटिलिटी का क्वेश्चन। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयोगिता के बारे में सही नहीं है। उपयोगिता का मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ देखिए और ग्राफ से इस चीज को क्लियर करने का कोशिश कीजिए। जब यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी था तो ये मार्जिनल यूटिलिटी था। ये जब मैक्सिमम यूटिलिटी था तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया था, हमारे पास 0 हो गया था। यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत यानी मार्जिनल उपयोगिता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जब कुल उपयोगिता घट रही हो, ठीक है, कुल उपयोगिता घट रहा है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी है, अब यहाँ से ये उपयोगिता क्या हो रहा है, घट रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी नकारात्मक हो जाएगा। देखिए यहाँ के बाद अगर मार्जिनल यूटिलिटी देख रहे हैं तो ये वैल्यू 0 के कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, यानी कि ये निगेटिव हो गया है। यानी ये भी वैल्यू, ये भी बात क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब कुल उपयोगिता बढ़ रही हो मार्जिनल यूटिलिटी सकारात्मक होगी।
देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये कुल उपयोगिता है, ये टोटल यूटिलिटी है, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मार्जिनल यूटिलिटी भले ही घट रहा है, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि ये भी बात क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। अब लास्ट क्या बोल रहा है, अब ये सी बात है, यही गलत है और यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब कुल उपयोगिता सर्वाधिक होती है, देखिए यहाँ पे कुल उपयोगिता है, ये सर्वाधिक है, तो कह रहा है कि मार्जिनल और एवरेज यूटिलिटी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो क्या ऐसा बात सही है कि मार्जिनल और एवरेज दोनों बराबर होगा? ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। अगर हम मैक्सिमम बोल रहे हैं कि पहला बार में 10 यूनिट था, तो अगर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो इसका तो एवरेज 10 आएगा, लेकिन दूसरे बार में उसको 8 ही यूनिट का खुशी मिला है, यानी दूसरे बार में जब दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा, तीसरे बार निकालेंगे तो और कम आएगा। यानी यहाँ से एक चीज और क्लियर होता है कि जैसे जैसे हम उपयोगिता को बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, हमारा एवरेज यूटिलिटी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका एक ग्राफ के अनुसार, किसका, मार्जिनल यूटिलिटी का। अब जब भी क्वेश्चन, जब भी एग्जाम के पहले अगर इसका रिवीजन करना होगा, बस कुछ नहीं करना अपने को, इस ग्राफ को बस एक बार देख लेना है, ठीक है। कि भरत बाबा के ज्ञान है रंजन? क्या भरत बाबा का ज्ञान है क्या? भारत बाबा के भी गुरु जी हैं ये, ठीक है, हार्वर्ड से करके आया है डिप्लोमा। कौन गुरुदेव हैं ये हैं डॉक्टर शिवेन शर्मा, ठीक है। ये तो सारथी इस आई सबका लेक्चरवा रख लेना भाई। लेक्चर ऐसे ऑनलाइन तो नहीं है, मतलब कोर्स लिए थे तो वो है। तुम्हारे कंप्यूटर में बहुत सारा था जो हम सोचे थे लेने के लिए, बाद में नहीं तो लेंगे। लैपटॉप में नहीं है, लैपटॉप में रहेगा तो भेज देंगे। बहुत अच्छा बता रहे थे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये एक्सेप्शंस है, इस एक्सेप्शन पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी आइए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक का बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो अगर सोर्स स्केयर्स है, बार बार हम इसी का बात करेंगे कि स्केयर्स मतलब कमी है, रिसोर्सेज का क्या है, कमी है, ठीक है। तो क्या होगा, रिसोर्सेज क्या क्या बोल रहे हैं, सीमित है। हाँ, संसाधन सीमित है या कमी है, ठीक है। और हमारा इच्छा और जरूरत क्या है, अनलिमिटेड है। तो इसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एज अ प्रोड्यूसर भी अगर आप देखिए किसी भी चीज को, अगर कोई एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है, कोई फॉर्म स्टार्ट कर रहा है, कोई कोचिंग स्टार्ट कर रहा है, कोई किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये चीज सेम है। उसके पास भी क्या है, संसाधन की कमी है, संसाधन का सीमितता है, सीमित रूप से संसाधन उसके पास है। वो क्या करेगा, वो चाहेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ बेचना चाह रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट पाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आएगा, तो उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक का बेसिक प्रॉब्लम। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम 3 तरीके का होगा, क्या बनाना है और कितना बनाना है, ठीक है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। किसके लिए इन द सेंस कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, ठीक है। ये 3 जो क्वेश्चन है, यही हमारा बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने कुछ प्लान किया, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हमको 5 लाख तक का इलाज मुफ्त देना है, ठीक है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त देना है। तो सबसे पहले तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा गवर्नमेंट का, ये इनिशिएटिव शुरू करने के पहले, कि ये 5 लाख का फ्री हेल्थ इनिशिएटिव ही क्यों दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके पीछे का रीजन आया गवर्नमेंट के पास कि भाई ऐसा है कि कुछ गरीब परिवार हैं, उसके घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो 1 लाख रुपए अगर खर्च कर देता है, तो उसका परिवार 2 साल पीछे चला जाता है, ठीक है, वो सारे कर्ज में चला जाता है, वो कुछ आगे प्रोडक्टिव नहीं कर पाता है। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो गरीब परिवार के साथ, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आया, ठीक है, जिसमें हमने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच, 5 लाख तक का क्या प्रोड्यूस करना है, तो हेल्थ केयर सर्विस प्रोड्यूस करना है। पहला सवाल का जवाब मिल गया। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है इसको, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस करना है का मतलब, कैसे प्रोड्यूस करना है का मतलब
कि इसको जैसे हम प्रोड्यूस तो कर रहे हैं पर इसको हम उस यूजर तक पहुंचा कैसे रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बेनिफिट हमने बना दिया पर ये बेनिफिट देगा कौन और लेगा कौन, ठीक है। तो इसका जो जवाब है यही ये दोनों जवाब देगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम कहने का मतलब ये 5 लाख तक का इलाज जो है मुफ्त, ये तो हर कोई चाहेगा कि भाई हमको भी मिल जाए, हमको भी मिल जाए, क्योंकि इनफाइनाइट क्या है, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स है, ये तो हर कोई चाहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न लगा दिया, ठीक है, कि यदि आपका एज 70 प्लस हो, ठीक है, 70 प्लस हो, ठीक है, या आप सीनियर सिटीजन हो, या फिर आप बीपीएल हो, आपका गरीबी रेखा के नीचे आप रह रहे हो, तब आप ये क्या कर सकते हैं, इस इनिशिएटिव का फायदा उठा सकते हैं। ये तो कोई प्राइवेट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब यहीं पे सॉरी, ये तो सरकारी ऑप्शन हो गया, सरकारी एग्जांपल हो गया। अब यहीं पे कुछ प्राइवेट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। प्राइवेट एग्जांपल में क्या हो सकता है कि जैसे कि डोमिनोज है, डोमिनोज ने सोचा कि हमको पिज्जा बनाना है, ठीक है, पिज्जा तो खैर चलिए डोमिनोज बना रही है। अब उसने सोचा क्या कि हमको रसगुल्ला बनाना है, ठीक है, डोमिनोज रसगुल्ला बनाना चाहती है। तो सबसे पहले तो वो क्या किया कि रसगुल्ला बनाना है तो कैसे बनाना है और हाउ मच, मतलब कितना बनाना है। जैसे हमारे पास रसगुल्ला कोई खा नहीं रहा है तो कितना कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपना रसगुल्ला बना करके, तो सबसे पहले इस चीज का डिसीजन लेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए मिस्त्री रखेगा, सामान लाएगा, ये सारा चीज वो करेगा। फॉर होम या फिर हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, तो अब इसको चूंकि बेचना था मैक्सिमम कस्टमर को, तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इसका क्या हो जाएगा, ये 10 रुपया में रसगुल्ला बेचना शुरू कर देगा, या कह लीजिए कि ये 10 रुपया में होम डिलीवरी करना शुरू कर देगा। मैक्सिमम लोग क्या करेगा, इसके पास रीच करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यही 3 बेसिक प्रॉब्लम है जो किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है, प्रिवेलेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहीं से सारा का सारा चीज आता है। ये बेसिक प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया है। अब आगे क्या कर रहे हैं, इसी चीज का जो जवाब होगा वो ये बताएगा कि आपका इकोनॉमी का नेचर कैसा है। जैसे अभी हमने 2 एग्जांपल लिया, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया जहां की गवर्नमेंट कुछ चीजें कमांड तरीके से आपका जनता तक या कंज्यूमर तक पहुंचा रही है। दूसरा एग्जांपल हमने ये लिया कि कोई प्राइवेट फर्म है, वो कुछ सामान प्रोड्यूस कर रही है, उसके बदले में वो कुछ कॉस्ट ले रही है। तो यहीं से अब देखिए, जब ये कॉस्ट ले रही है, जब ये कॉस्ट ले रही है तो ये क्या करेगी, पहले तो 10 रुपया में ये दे रहा है, जब देखेगा कि नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ रहा है तो उसी का वैल्यू क्या कर देगा, ये 15 भी कर सकता है, ये 20 भी कर सकता है, ये 30 भी कर सकता है। यानी कहने का मतलब फिर ये पूरा डिमांड और सप्लाई का खेल हो जाएगा। जितना डिमांड इसका बढ़ते जाएगा, सप्लाई ये बढ़ाते जाएगा, इसका प्राइस क्या होता बढ़ाते जाएगा, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा फिर वो मार्केट इकोनॉमी पे चलने लगेगा। वहीं पे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो हमेशा क्या करेगा, उसको कंट्रोल करके रखेगा, यानी उस पर कमांड करके रखेगा। तो यहीं से 2 तरह का इकोनॉमी आता है, एक आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक आता है कमांड इकोनॉमी। कमांड या इसी को क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। फ्री इकोनॉमी को ही क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या इसी को बोलते हैं लिबर्टेरियन इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं किसको, कमांड इकोनॉमी को। इसी को बोलते हैं गवर्नमेंट बेस्ड इकोनॉमी। यानी ये सब जब नाम आएगा ना तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि ये जो नाम है वो किस टाइप के इकोनॉमी का बात कर रहा है। तो यही फ्री इकोनॉमी का हम बात कर रहे थे। यही फ्री इकोनॉमी का जो सबसे पहला जो प्रतिपादन किया था 71 के अप्रॉक्स, यही थे हमारे एडम स्मिथ साहब, ठीक है, यही थे एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ ने 1781 में, यानी कि अमेरिका का रिवॉल्यूशन के पहले कुछ दिन पहले ही क्या किया था, ये प्रतिपादन किया था। इसी को फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका बुक का नाम था वेल्थ ऑफ द नेशन, द वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है, ये बुक लिखा था। 1700 समथिंग से ये वाला पूरा का पूरा क्या चला आ रहा था। ये एक्चुअल में ये यहाँ से नहीं चला आ रहा था, इसके पहले भी हमने बात किया था कि वेस्टर्न फिलोसफर जैसे प्लेटो रहे हैं, एरिस्टोटल रहे हैं, वो सब लिबरल थॉट को बहुत ज्यादा प्रमोट करने वाले रहे थे। वहीं से कहीं ना कहीं वो फिलोसफी आते रहा और 1771 तक आते आते एडम स्मिथ एक बुक लिख दिए। और इसी पे क्या है, इसी फ्री मार्केट इकोनॉमी पे ये पूरा का पूरा इकोनॉमी रन करने लगा था। वहीं पे 1800 समथिंग में आए थे आपके कार्ल मार्क्स आए, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स आए तो फ्री मार्केट इकोनॉमी जो चल रहा था इसमें बहुत सारा बुराइयां था। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज अगर आप नया इनिशिएटिव शुरू कीजिएगा तो उसमें 10 अच्छाई होगा तो 5 बुराई जरूर होगा उसमें। तो उन बुराइयों को ये क्या किए, एड्रेस किए कार्ल मार्क्स।
और इन्होंने बोला कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी जो है वो गंदा इकोनॉमी है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है गरीब लोगों का, गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग विपक्ष, जो भी विपक्ष में रहे, अगर कांग्रेस विपक्ष में रहती है तो कांग्रेस बोलती है, बीजेपी विपक्ष में रहती है तो बीजेपी बोलती है कि गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। यही शुरू किए थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रोवाइड किया, ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। यही सोशलिस्ट इकोनॉमी आगे चल करके कम्युनिज्म में बदल गया। तो कल जो हम लोग बात कर रहे थे, इसी सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब इसी चीज, अब ये कार्ल मार्क्स जो था एक्चुअल में जर्मनी का था, ठीक है, ये जर्मन था। एडम स्मिथ जो था स्कॉटलैंड का था, ठीक है। मतलब फिलॉसफी जो है वो सबका सब वेस्ट से ही आ रहा था, लेकिन इस सोशलिस्ट इकोनॉमी को मानने वाले देश में बहुत सारे देश बनते जा रहे थे। उसी तरह से इसका तो भाई पहले से चलते चला आ रहा था, ठीक है। तो यही जो है, जो आपका लड़ाई जो है ना, पूरा का पूरा कुछ वो बिल्कुल यही है कि कुछ लोग चाहता है कि इकोनॉमी बिल्कुल फ्री मार्केट, फ्री हैंड पे रन करे, कुछ लोग चाहता है कि कमांड पे रन करे। और अगर देखा जाए तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है। अगर मार्केट पूरी तरह से फ्रीली मूव करने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी अगर पूरी तरह से कमांड इकोनॉमी हो जाए तो वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा। इसीलिए इकोनॉमी जो होता है आज के टाइम में अगर हम देखें तो किसी भी देश का इकोनॉमी जो है वो ना ही प्योरली कैपिटलिस्ट है और ना ही प्योरली सोशलिस्ट है, वो सब का सब क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कब आया, इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखें तो ये आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन के बाद। 1929 में क्या हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका में, और जब अमेरिका में डिप्रेशन आया तो उसके पहले लोगों का मत ये था कि अगर डिप्रेशन आता है यूएस में तो उससे यूएस अफेक्टेड होगा, बाकी देश अफेक्टेड नहीं होंगे। पर 1929 तक आते आते सारे देश एक दूसरे पर इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए थे, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था कि यूएस में जो रिसेशन आया उससे पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गया। इसीलिए 1929 को हम लोग बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। यही 1929 में जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया था तो यही यूएस नहीं, ब्रिटेन का एक आपका फिलोसफर था, ऐसा या कह लीजिए कि इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। उनका नाम था काइंस करके कुछ नाम था, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे ना, उन्होंने प्रतिपादित किया कि नहीं, इकोनॉमी जो होना चाहिए वो पूरी तरह से कमांड भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से कैपिटलिस्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि गवर्नमेंट को फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी लेकर के आना चाहिए, और यही जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी होगा, इसी से पूरा का पूरा देश जो है, देश का अर्थव्यवस्था चलना चाहिए। तो ये जो हम लोग आज जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह जो देखते हैं ना, ये कहीं ना कहीं वही 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ठीक है, रिसेशन आया था, और वही 1933 के अप्रॉक्स ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है, ये जो हैं, इन्होंने बताया था कि फिजिकल पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आओ। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज आना शुरू हुआ। और हम लोग कितना पिछड़े हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1933 में इन्होंने ये चीज का प्रतिपादन किया, 1950 होते होते बहुत सारे देश ने इसको अपना लिया। और जो अपना बिहार है, प्यारा बिहार, ठीक है, इसमें नीतीश के गवर्नमेंट आने के बाद 2006 के अप्रॉक्स सबसे पहला बार इकोनॉमिक सर्वे बिहार में आया था, ठीक है। तो आप इस चीज को सोच सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है, ठीक है। 1947 में देश आजाद होने के बाद 2006 में पहला इकोनॉमिक सर्वे बिहार में आया था। उसके पहले बिहार बिल्कुल भगवान भरोसे जो कहा जाता है वही चल रहा था। अब इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, पर अभी आप आगे देखिए। ये है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो भी प्रॉब्लम आया उसका सॉल्यूशन कैसे मिल रहा था। अब देखिए, यहीं से फ्री मार्केट इकोनॉमी आया, कमांड इकोनॉमी आया। अब मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका जो डिफरेंस हम देखते हैं, ये 3 मेजर डिफरेंस है इसका। इसमें रिसोर्सेज का ओनरशिप किसके पास होगा, इसमें इकोनॉमिक डिसीजंस कौन से लेंगे, और इसमें रेशनिंग सिस्टम कौन सा इस्तेमाल होगा।
रेशनिंग सिस्टम वही वाला चीज, रेशनिंग सिस्टम, रेशनिंग का मतलब नियंत्रित आवंटन, ठीक है, या नियंत्रित बंटवारा, ठीक है, कि आप रिसोर्सेस का बंटवारा कैसे कर रहे हैं, आपने जो चीज बनाया है उसका बंटवारा आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये कैपिटलिस्ट होगा, ठीक है, अगर ये मार्केट इकोनॉमी होगा, तो रिसोर्स का ऑनरशिप चाहे तो पब्लिक के पास या प्राइवेट इंडिविजुअल किसी के पास भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि लैंड का ऑनरशिप अगर देखा जाए तो यहाँ पब्लिक के पास भी हो सकता है, प्राइवेट के पास भी हो सकता है। और जब हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं तो रिसोर्स में सिर्फ लैंड नहीं आता है, रिसोर्स में और भी बहुत सारे चीज आते हैं। मतलब कि वो प्राइवेट हाथों में भी जा सकता है, पब्लिक हाथों में भी जा सकता है। जैसे जैसे कि हमारा पोर्ट है, ठीक है, जैसे कि पोर्ट है, तो पोर्ट हमारे पास, हमारे देश में अडानी के पास भी है पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, ठीक है। यानी कि ये हम लोग क्या है, मार्केट इकोनॉमी एक तरह से है, ठीक है। अब वो है कि नहीं है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम बाद में, पर अभी बस ध्यान ये दीजिए कि रिसोर्स का ऑनरशिप जो होगा वो या तो पब्लिक, पब्लिक कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, पब्लिक बोलेंगे यानी कि क्या होगा, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव ही कौन है, गवर्नमेंट है, ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट के हाथ में होगा या प्राइवेट के हाथ में होगा। इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, प्राइवेट ले सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ले सकता है। इकोनॉमिक डिसीजन जो होगा वो यहाँ पे कौन ले सकता है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ले सकता है या फिर गवर्नमेंट भी ले सकती है, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन भी जो है ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी इस बात का आप कह सकते हैं कि छूट होगा कि वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है। रेशनिंग सिस्टम क्या होगा, तो अगर मार्केट इकोनॉमी है, अगर मार्केट इकोनॉमी है तो इसमें रेशनिंग सिस्टम जो होगा वो प्राइस वाला होगा। मतलब कि अगर हम कुछ मार्केट चला रहे हैं तो हम कौन सा सामान हमको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसका सिंपल सा तरीका हम क्या रखेंगे कि उसका कुछ प्राइस रखेंगे, ठीक है, उसको कुछ प्राइस में हम बेचेंगे। जैसे कि आईफोन का हम लोग एग्जांपल दिए थे, एक आईफोन जो है, आईफोन को बनाने में लागत बिल्कुल कम आता है, आईफोन को बनाने में लागत लगभग वही आता है, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड को बनाने में अगर $10 का खर्चा आ रहा है तो आईफोन को बनाने में मान के चलिए कि $20 का खर्चा आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी यही $20 को आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आईफोन जो है मार्केट में हमको बहुत ज्यादा दामों पे मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि एप्पल का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, जो ये कंपनी बना रही है उसके पास भी रिसोर्सेस का कमी है, वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आईफोन्स नहीं बना सकती है, ठीक है। अगर वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आईफोन बना सकते तो वो प्राइस कम करके सबके हाथ में एक एक आईफोन दे सकती थी, ठीक है। लेकिन उसके पास भी कुछ मजबूरियां हैं, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज की कमियां हैं। तो क्या करेगी ये क्या करेगी कि चूंकि हमारा आईफोन जो है उसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्राइस रैशनिंग लगा देंगे। प्राइस रैशनिंग का कहने का मतलब कि जो व्यक्ति इसके लिए बहुत ज्यादा एलिजिबल है, ठीक है, जिसको रियली में इस चीज का जरूरत है, वो आप क्या कीजिए, आप इतना मैक्सिमम प्राइस को पे कीजिए और आप ये आईफोन लेके जाइए, ठीक है। यानी ये हो गया क्या, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में ये जो आईफोन है ये किसके पास जा रहा है, किस मेथड से जा रहा है, प्राइस के मेथड से जा रहा है। आपने एक बर्गर बनाया, ठीक है, बर्गर को इस बेसिस पे नहीं बेचा जाएगा कि उसको बनने में लागत कितना आ रहा है, उस बेसिस पे बेचा जाएगा कि मार्केट में इसका डिमांड कैसा चल रहा है, ठीक है। इसको बनने में लागत चाहे जो भी आए उससे हमको कोई फायदा नहीं है। मार्केट का सिंपल एक फंडा है क्या, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, तो डिमांड एंड सप्लाई से। डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा उसका हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हो गया रेशनिंग सिस्टम। वहीं पे अगर हम कमांड इकोनॉमी की बात करें तो कमांड इकोनॉमी में रिसोर्स का ऑनरशिप जो है, जो रिसोर्सेस जिसके हाथ में होंगे, जो रिसोर्सेस का बंटवारा करेगा वो कौन होगा, गवर्नमेंट होगा, ठीक है, वो कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। कमांड जो होगा, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजन जो होगा, ठीक है, कमांड इकोनॉमी में वो क्या होगा, वो पब्लिक अथॉरिटी होगी। यानी कि कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, कोई गवर्नमेंट का बंदा बैठा होगा जो कि इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा होगा। इसमें जो रेशनिंग होगा वो नॉन प्राइस मेथड होगा, ठीक है। इसमें प्राइस के नाम पे रेशनिंग नहीं किया जाएगा। जैसे अभी हम एग्जांपल लिए थे 5 लाख रुपया का क्या, हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर कह लीजिए कि हेल्थ बेनिफिट,
ठीक है। तो ये 5 लाख का जो हेल्थ बेनिफिट है, ये गवर्नमेंट किसी को इस पे नहीं दे रही है कि आप 5 लाख रुपया के लिए 10,000 रुपया पहले जमा कीजिए और तब हम आपको 5 लाख का बेनिफिट देंगे। नहीं, यहां पे हम क्या देंगे, वो नॉन प्राइस मेथड है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का फ्री हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का, ये कैसा रुझान है, ये सोशलिस्ट रुझान है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट का आपका क्राइटेरिया है कि पोर्ट आपके पास अडानी के पास भी हो सकता है, गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, तो ये गवर्नमेंट का क्या है, मार्केट इकोनॉमी के प्रति रुझान दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब साफ साफ यही है कि कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जहां पे हम कमांड इकोनॉमी पे काम करेंगे और कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे हम मार्केट इकोनॉमी के जैसा काम करेंगे। और जो भी इकोनॉमी ऐसा करता है, जो भी गवर्नमेंट ऐसा करती है, जो भी देश ऐसा करता है, वो गवर्नमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी माना जाएगा। वो गवर्नमेंट क्या माना जाएगा, मिक्स्ड इकोनॉमी माना जाएगा। ठीक है, यानी इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इवन नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इवन नॉर्थ कोरिया भी क्या है, वो पूरी तरीके से कमांड इकोनॉमी नहीं है। बस इससे ज्यादा हार्श हम स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए बिल्कुल काफी है कि नॉर्थ कोरिया भी आपका पूरी तरीके से कमांड इकोनॉमी नहीं है। ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ मार्केट के गुण हैं। ठीक है, वो कैसे है वो आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फिर ये बात कैसे होता है कि कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो बस वो बात होता है रुझान के तरफ। ठीक है, कि हमारा रुझान किधर है। अगर हम इसको बिल्कुल एज माने कि ये कंप्लीटली कमांड हो जाएगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल सोशलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इस एंड पे रख ले कि अगर कोई इधर पहुंच गया इस लाइन पे, तो ये पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी हो जाएगा, तो यूएसए कहीं यहाँ पे ठहरेगा। यूएसए भी कंप्लीट इकोनॉमी नहीं है, सॉरी कंप्लीटली मार्केट इकोनॉमी नहीं है, वहां पे भी कुछ चीजें क्या हो रही है, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल हो रही है। इंडिया जो होगा वो यूएस से कम कैपिटलिस्ट होगा पर चाइना से ज्यादा कैपिटलिस्ट होगा। चाइना जो होगा, ठीक है, चाइना जो होगा वो इंडिया से ज्यादा सोशलिस्ट होगा पर नॉर्थ कोरिया से ज्यादा कैपिटलिस्ट होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटलिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्या है, हम लोग किसी न किसी रेफरेंस को लेकर के मानेंगे। अगर इंडिया को बिफोर 1991 की बात करें, जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन नहीं आया था भारत में, ठीक है, तो 1991 के पहले इंडिया किसी इस स्थान पे रहा करता था जहां पे आज चाइना है, उसके पहले हम यहाँ थे। मतलब आज जहां पे चाइना है उससे ज्यादा सोशलिस्ट हम थे, लेकिन 1991 के बाद हम लोग यहाँ पे हैं और रेगुलरली किधर मूव कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। चाइना कहाँ था, चाइना बिल्कुल यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के कहीं पे तो जगह पे पहुंचता था। जब माओ ज़ेडुंग आया, ठीक है, तो ये क्या किया, चाइना को आपका ओपन डोर पॉलिसी इस्तेमाल किया। ठीक है, और ओपन डोर पॉलिसी के तहत ये अपने इकोनॉमी को क्या करना शुरू किया, और ये बात है 1945 के अप्रॉक्स का। ठीक है, एग्जैक्ट हमको डेट याद नहीं है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि माओ ज़ेडुंग कब आया था चाइना में। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या करना शुरू किया था, अपने इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट बनाना शुरू किया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कहानी होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का। अब आगे देखिए, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करें, एक मिनट थोड़ा सा चार्ज लगा लेते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले हमको थोड़ा सा ये रिव्यू दीजिए। हाँ सही है, सही है राजीव जी, सही है, सही है। ठीक है चलिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी की अगर बात करें, ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, तो ये सिंपल है कि जहां पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर आपस में मिलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मिलते हैं। इस चीज को हम अभी स्टार करके रखते हैं। मार्केट का चर्चा हम लोग करेंगे, पूरा एक क्लास मार्केट पे चलेगा। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड मार्केट पे चलेगा। ठीक है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी शब्द का जो है ना, वो उसका आप बिल्कुल एक तरह से क्या होता है कि जैसे वैल्यू होता है ना, जैसे पाई का वैल्यू है कि 3.414 होगा, सॉरी 3.14 होगा, इसका वैल्यू 22/7 होगा। वैसे ही इकोनॉमी में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनका डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स होता है।
जैसे कि अभी हम थोड़ा सा आगे भी बात करेंगे, जैसे कि कल बात किए थे, कल बात क्या किए थे हम, कल बोले थे कि जहां पे भी इकोनॉमी में बात आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट आया था, नेसेसरी गुड या ऐसे ही करके कुछ आया, नीड का बात आया था, ठीक है, नीड का बात आया था, ठीक है, कि हमारा नीड क्या है। तो नीड अगर इकोनॉमी में बात किया जाए तो वैसा चीज, वैसे आइटम्स, वैसे गुड्स, वैसे सर्विसेज जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि नीड का डेफिनेशन जब भी पूछ देगा इकोनॉमिक्स में तो आपको सर्वाइवल वाला वर्ड ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि जब भी नीड का बात आएगा तो वहां पे सर्वाइवल ऑटोमेटिक आएगा, कि जो चीजें, जो वस्तुएं, जो सेवाएं हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है वही हमारा क्या माना जाएगा, नीड माना जाएगा। और उसके बाद जितनी भी सेवा या वस्तु है, ठीक है, जितना भी वस्तु है वो सारा का सारा वस्तु क्या माना जाएगा, हमारा इच्छा माना जाएगा, कि वो मेरा इच्छा है, वो सर्वाइवल के लिए अगर जरूरत नहीं है तो मेरा इच्छा है, वो मेरा जरूरत नहीं हो सकता है। उसी तरीके से मार्केट है, कि मार्केट का एक सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है इकोनॉमी में, कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जहां पे मिलते हैं उसी को मार्केट कहते हैं। इतना तो सबको जानते होंगे। अब देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में प्राइसेस जो डिसाइड होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु बना है, ठीक है, कोई सेवा बनी है, ठीक है, जब भी हम वस्तु बोलते हैं तो वस्तु का ऑटोमेटिक मीनिंग होता है, हो जाएगा, समझ लीजिएगा कि वस्तु और सेवा दोनों की बात कर रहे हैं। जब हम उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज, तो वहां पे दो ही चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, या हम वस्तु प्रोड्यूस कर रहे होंगे या कोई सेवा प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब भी हम वस्तु बोलें तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि वस्तु और सेवा दोनों की बात हो रहा है, और जब वो अलग होगा तो हम बता देंगे कि यहाँ पे वस्तु अलग है, सेवा अलग है, ठीक है। तो देखिए किसी भी वस्तु का प्रोड्यूस हो रहा है, वस्तु का प्राइस डिसाइड किसके द्वारा हो रहा है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के द्वारा होगा, ठीक है, ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के द्वारा होगा। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन जो होगा वो किसके हाथ में होगा, प्राइवेट हैंड्स में होगा। कंज्यूमर जो होगा वो क्या चाहेगा, मैक्सिमम यूटिलिटी। इस पे पूरा का पूरा चर्चा हम लोग कर चुके हैं। मैक्सिमम यूटिलिटी किसी कंज्यूमर को कैसे मिलेगा, लोएस्ट कॉस्ट में कम से कम कीमत में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट उसको मिलना चाहिए, अच्छा से अच्छा क्वालिटी मिलना चाहिए। जब ये दोनों चीज अचीव हो जाता है तो इसी को बोलते हैं क्या, मैक्सिमम यूटिलिटी। अब यहाँ पे आप एक बात को पकड़ के रखिए, कंज्यूमर का जब भी पूछेगा कि कंज्यूमर का क्या अल्टीमेट गोल होगा, तो किसी भी कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल यही होगा, लोएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। यानी कि ये जो लोएस्ट कॉस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी होगा ये हमेशा इस कंज्यूमर का क्या होगा, मतलब जो लास्ट गोल होता है वो कंज्यूमर का यही होगा। अगर प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो प्रोड्यूसर का लास्ट गोल क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। डजंट मीन कि वो किस मीन से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। प्रोड्यूसर जो है वो क्या चाहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्री मार्केट इकोनॉमी में एडम स्मिथ ने एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अभी के लिए वो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, हम लोग बस बिल्कुल उसको देख करके समझ सकते हैं, लेकिन उस समय में ये जो दिया था ये कॉन्सेप्ट सेल्फ राइटिंग सिस्टम का, कि बाजार जो है अपने आप को क्या करती है, अपने आप को सुदृढ़ करती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे, हाँ यहीं पे लिख दिया, हम एग्जांपल लिख दिए, उससे दे देते हैं, लिखने में टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है कि जैसे कोविड के समय में अगर हम देखें, ठीक है, कोविड के समय में एक वाटर बोतल और एक सैनिटाइजर, ठीक है, दोनों का हम कंपेरिजन करें तो एक वाटर बोतल को भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10 रुपया पर बोतल प्रोड्यूस करने में लग रहा होगा, और एक सैनिटाइजर को भी 10 रुपया पर बोतल प्रोड्यूस करने में लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग कोविड टाइम सैनिटाइजर का प्रोडक्शन या उत्पादन अचानक से क्या हो गया, बढ़ा, ठीक है, सॉरी इसको प्रोडक्शन नहीं लिखना चाहिए था, क्या बढ़ा, सैनिटाइजर का डिमांड अचानक से बढ़ा, ठीक है। इसका क्या बढ़ा, डिमांड अचानक से बढ़ गया, ठीक है। अच्छा नहीं सही लिखे हैं, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। देखिए कोविड टाइम में सैनिटाइजर का प्रोडक्शन क्या हुआ, अचानक से बढ़ा, ठीक है। अचानक से क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका मांग क्या था, बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, हम गए मार्केट में सैनिटाइजर खरीदने, सैनिटाइजर उसके पास 10 था, ठीक है,
लोग पहुंच गए 30, ठीक है। 30 लोग जब पहुंच गए तो वहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो बोल रहा है, उससे लड़ रहा है कि भाई इस पे 50 रुपया कीमत लिखा हुआ है, तुम 100 रुपया काहे मांग रहे हो? हम पीछे खड़े हैं, हमारा ट्रेन लेट हो रहा है और हमको सैनिटाइजर जल्दी लेना है, ठीक है। ये मेरे साथ खुद घटना हुआ है, ठीक है। हम उस समय गुजरात जा रहे थे, सॉरी गुजरात से आ रहे थे, तो ऐसा घटना मेरे साथ खुद हुआ है। वो 50-100 के लिए 50 में लड़ रहा है, ठीक है, कि भैया ये 50 लिखा हुआ आप 100 ले रहे हैं। हम पीछे थे, हमको ट्रेन पकड़ना था, हम बोले, हम तुरंत 100 रुपये पैकेट से निकाले, उसको दिए, बोले कि भाई चलो हम जा रहे हैं, ठीक है, दे दो हमको। हम सैनिटाइजर लिए, लेकर के भाग गए वहां से, ठीक है, ट्रेन पकड़ लिए। यानी कहने का क्या मतलब है कि चूंकि सैनिटाइजर का डिमांड कम हो गया था, ऑटोमेटिक है कि उसका मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड बढ़ गया था, क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया, उसका प्रोडक्शन कम आ रहा है, सप्लाई कम आ रहा है, ऑटोमेटिक है कि मार्केट में क्या हो गया, दाम बढ़ गया। वहीं पे अगर उल्टा देखें, चिकन का अगर रेट देखें और दाल का रेट देखें, तो चिकन और दाल दोनों 40 रुपए पर केजी मिल रहा था, सॉरी प्रोड्यूस हो रहा है अगर, लेकिन डिमांड फॉर चिकन जो है ना, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। जिससे कि अल्टीमेटली क्या हो गया, उत्पादन कम हो गया और प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें अपने सही पोजीशन पे पहुंचे, जैसे जैसे कोविड का टाइम धीरे धीरे छटा, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए कि कोविड टाइम में ही जब सैनिटाइजर का मैक्सिमम प्रोडक्शन होने लगा और मार्केट में सैनिटाइजर का बोतल पहुंच गया, तो यही सैनिटाइजर एमआरपी से ज्यादा में फिर कोई नहीं बेच सकता था और नहीं बेच रहा था, ठीक है। फिर जेन्युइन रेट पे ये मार्केट क्या हो गया अपने आप। अब देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति था जो इस 50 रुपए के एमआरपी के बोतल को 100 रुपए में बेचने के लिए मजबूर किया? कोई व्यक्ति नहीं किया, ना कोई गवर्नमेंट ऐसा इनिशिएटिव ली, ना कोई प्रोड्यूसर ऐसा बोला, ना कोई दुकान वाला ऐसा लिख करके सामने रखा। लेकिन मार्केट खुद से क्या किया, इसका दाम बढ़ा लिया, और जब सारी चीजें सेम हो गई, सारी चीजें अपने सही स्तर पे आ गई, तो मार्केट ने अपना फिर से जो पहले वाला रूप था उसको धारण कर लिया। इसी को बोलते हैं इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट, ठीक है। इसी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्या बोला एडम स्मिथ ने, कि यही जो है ये क्या है, इनविजिबल हैंड है, ठीक है। मार्केट का क्या है, इनविजिबल हैंड है। जैसे जैसे सप्लाई डिमांड का खेल बढ़ेगा घटेगा, मार्केट अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, सेल्फ राइट कर लेगा, ठीक है। यही चीज था। चलिए ये हो गया इनविजिबल हैंड का। अब इसमें देखिए, अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो मार्केट इकोनॉमी का कुछ लॉस भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। इसमें क्या डिसएडवांटेज है जो कि हम लोग अभी के टाइम में देख रहे हैं। जियो ने शुरू किया क्या, मोबाइल कम्युनिकेशन का बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले तो आई मार्केट में क्या बनाया, मोनोपोली बनाया। मतलब कि जितना टावर है वो जियो का लगेगा, जितना सर्विस है वो जियो का लगेगा, जितना सिम है सब जियो के पास रहेगा। अब जियो ने क्या किया कि 400 समथिंग 479 या कुछ रुपया में ऐसे करके या कुछ तो, ठीक है, एक प्राइस निकाला, ठीक है। उसमें बोला कि भाई हम इसमें 1 GB पर डे, या सॉरी 6 GB का डेटा देंगे, ठीक है, 6 GB का डेटा देंगे, और क्या करेंगे, इसमें आपको 54 दिन के लिए हम बात करने के लिए देंगे। TRAI को आ गया गुस्सा, ठीक है। TRAI क्या है, अथॉरिटी है, ठीक है, जो ट्रैफिक रेगुलेशन बनाती है मोबाइल कम्युनिकेशन को लेकर के। TRAI को आ गया गुस्सा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक रेगुलेशन बनाया, बोला कि भाई ये जो तुम 6 GB नेट दे रहे हो, किसी कंज्यूमर को अगर इसका जरूरत नहीं है, मेरे पास कोई छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, 4G, और हम क्या कर रहे हैं, हमको नेट का कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम 479 क्यों पे कर रहे हैं जब हमको नेट ही नहीं चलाना है? तो आप क्या कीजिए, आप चुपचाप से इसका दाम कम कीजिए, और दाम कम करके क्या कीजिए, नेट जिसको नहीं चाहिए उसको नेट मत दीजिए। आप ये मैंडेटरी नहीं कर सकते कि आपको नेट लेना ही है। जियो ने बहुत ही बढ़िया स्मूथ काम किया, इसने अपने प्राइस को 1 रुपये से कम कर दिया, ठीक है, 1 रुपये से कम कर दिया, और बोला कि ठीक है भाई, अब 6 GB नेट जो दे रहे थे वो नहीं देंगे, ठीक है, हम जो 6 GB नेट दे रहे थे वो नहीं देंगे। कहने का मतलब इसको बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया, ठीक है। यही होता है एकाधिकार का समस्या, ठीक है। किसी भी मार्केट में अगर कोई सिंगल बिग प्लेयर पहुंच जाएगा, ठीक है, और सारा इकोनॉमी अगर उसके इर्द गिर्द घूमने लग जाए, तो मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा समस्या क्या है कि उसमें एकाधिकार आ जाएगा, उसमें मोनोपोली आ जाएगा, ठीक है।
ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या है, सरकारी हस्तक्षेप की कमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए TRAI क्या है, सरकारी है, ठीक है। इसका हस्तक्षेप हुआ, लेकिन क्या हो गया, इसका हस्तक्षेप यहाँ पे काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट और सप्लाई और डिमांड इसके अनुसार जियो क्या कर रहा है, मेंटेन करके चल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि 7478 में किया तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या किया, जियो से स्विच हो गया। भले ही लोग माहौल बनाया बीच में कि लोग BSNL का इतना सर्विस बढ़ गया, इतना ये हो गया वो हो गया, पर अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। फिर वापस से सब क्या हो गए, जियो पे आ गए, क्योंकि इसी का मोनोपोली मार्केट में बना रह गया। यानी सरकारी हस्तक्षेप जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। आप देखिए जियो या फिर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, कोई भी जो सर्विस सेंटर वगैरह में कॉल करते हैं, 5,000, 6,000, 8,000 रुपया के निम्नतम मजदूरी में लोग जाकर के वहां क्या कर रहे हैं, 8-8 घंटे का ड्यूटी दे रहे हैं। बहुत सारा ऐसा, मतलब आप कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनीज हैं, गुजरात में कह लीजिए, ठीक है, मुंबई में कह लीजिए, वहां पे क्या करता है कि हमारे पास कुछ IT रेगुलेशन है, ठीक है, या फिर कह लीजिए कि क्या बोलते हैं उसको, उद्योग धंधा को लेकर के कुछ रेगुलेशन बना हुआ है, ठीक है। उस रेगुलेशन के तहत कुछ तो लिमिट दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट हमको नहीं पता, पर कुछ लिमिट दिया हुआ है कि इतना दिन से अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ प्रॉपरली अगर वर्क कर रहा है इतना दिन से ज्यादा, तो आपको उसको ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है। कंपनीज क्या करती हैं कि जब जैसे ही उसका वो लिमिट पार होने वाला रहता है, जैसे ही इसका लिमिट पार होने वाला रहता है, वो क्या करती हैं, इससे एक रेजिग्नेशन साइन करवाती है और फिर से उसका नया बहाली कर लेता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो मजदूरों को वो बेनिफिट ना मिले जो कि सरकार ने नियम बना के रखा है, तो उसको ओवरकम करने के लिए या कह लीजिए कि सरपास करने के लिए इस तरीके का खेल सरकार प्राइवेट कंपनियां खेलती हैं। तो जब प्राइवेट की बात होगा, अब यही चीज अगर सरकारी होता तो सरकारी काम में इस तरीके का कोई काम नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं, सबसे बड़ी बात है क्या, बेरोजगारी, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब होगा तो जॉब सिर्फ उसी को मिलेगा, जॉब सिर्फ और सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके पास कैपेबिलिटी होगा, एबिलिटी होगा जॉब करने का, ठीक है, जिसके पास वो क्षमता होगा, वो नॉलेज होगा, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति गरीब है वो बिल्कुल हमेशा क्या होते रहेगा, एक्सप्लॉइट होते रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सरकारी आप कह लीजिए मार्केट इकोनॉमी का क्या है, लॉस है। अगर आपका इकोनॉमी पूरी तरह से मार्केट इकोनॉमी हो जाए तो आपको इन सब समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। और यही सब समस्या से जब गुजरता है तो आप देखिएगा कि यूके वगैरह में बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है लोगों को, ठीक है, क्योंकि वहां मार्केट क्या है, कैपिटलिस्ट है। बहुत सारे लोग जो है वहां पे वो बेसिक एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, या फिर जो भी रीजन से कह लीजिए कि जो लोग बेरोजगार रह जाते हैं उनको सरकार को क्या देना पड़ता है, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है, ठीक है। और वो इसलिए देना पड़ता है कि वो मार्केट कैपिटलिस्ट है, वहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पे कुछ हेल्प कर नहीं सकती है, ठीक है। उसके लिए पूरा उसको अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वहीं पे है प्लान्ड इकोनॉमी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, प्रोडक्शन पे सेंट्रल जो इसका प्रोडक्शन है वो सेंट्रल प्लानिंग के द्वारा तय होता है, ठीक है, कि किस चीज का प्रोडक्शन कितना ज्यादा होना चाहिए, कौन सी कंपनी है वो कितना आइटम बनाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको प्राइस और डिमांड क्या रखना है, सप्लाई और डिमांड क्या रखना है, कंट्रोल्ड रखना है प्लान्ड इकोनॉमी में। इसमें अधिकार किसका हो जाता है, सरकार का हो जाता है, और सरकार ही क्या करती है, कमांड करती है इकोनॉमी को, ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि इस तरीके का चीज हो रहा है तो इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसे कि कोई सरकारी काम है तो सरकारी काम में वैसे भी क्या होता है, एफिशिएंसी का कमी होता है, ठीक है। कि जैसे मान के चलिए कि अभी हाल फिलहाल वाला एग्जांपल देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रचलित एग्जांपल है कि एक पीडब्ल्यूडी विभाग है, उसमें एक बल्ब खरीदना है या फिर बल्ब बदलना है और बल्ब खराब हो गया है, तो वो बल्ब को चेंज होने में 1 महीने का समय लग जाता है, क्योंकि वो फाइल ट्रांसफर होने में इधर उधर, वो 50 रुपए का बल्ब चेंज होने में 10 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। ऐसा मतलब पहले चलता था, हमको अब तो नहीं लगता है कि अब इंडिया में ऐसा कुछ होता होगा कि एक बल्ब चेंज करने के लिए, पर ऐसा बहुत सारा एग्जांपल हम लोग सुनते आते हैं, ठीक है। बाबा वगैरह ये सब कहानी कहते थे बहुत, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनोवेशन की कमी होगी। जैसे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी है
और सेंट्रल प्लानिंग तय कर रहा है कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन आप कितना ज्यादा कीजिए या कितना कम कीजिए। तो अभी जस्ट हम आज देखने वाले हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप पहले ही से क्या कीजिएगा, प्रोडक्शन को सीमित करके रखिएगा, तो कोई नया टेक्नोलॉजी क्यों भी विकसित करेगा भाई। हम नया टेक्नोलॉजी विकसित किए और ये कंपनी जो है इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के हालत में ही नहीं है। उसको जितना प्रोडक्शन सेंट्रल प्लानिंग कमीशन बोल रही है, सेंट्रल प्लानिंग कमेटी बोल रही है, उतना प्रोडक्शन वो ऑलरेडी कर रहा है। वो हमारा नया टेक्नोलॉजी खरीदने में क्यों रुचि दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। और जब वो टेक्नोलॉजी ही नहीं खरीद पाएगा, नहीं खरीदेगा, तो वहां पे इनोवेशन का क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। जो व्यक्ति जिस स्तर पे है उसी स्तर पे रहना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम चाहते हैं, मेरे पास कैपेबिलिटी है कि हम क्या करें, हम महीने में 1 करोड़ रुपया कमाएं, ठीक है। मेरे पास कैपेबिलिटी भी है, संसाधन भी है, सब कुछ है, ठीक है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे संसाधन पे नियंत्रण करेगी। और ये जो हमारा 1 करोड़ रुपया है, ये बोलेगी कि आप क्या कीजिए कि 10 लाख रुपया आप रखिए, इतना आपके जीवन यापन के लिए काफी है, बाकी तो आप जीएसटी के रूप में डाल दीजिए हमको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, ठीक है। आपका इंडिविजुअल फ्रीडम यहाँ पे कंप्रोमाइज होगा। अभी चूंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ इकोनॉमिक एग्जांपल दे रहे हैं। हालांकि प्लान्ड इकोनॉमी, जो प्लान्ड या फिर कह लीजिए सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट होगी, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इस तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को रोकने का काम करेगी, ठीक है। ग्राहकों की इच्छा की आपूर्ति में कमी, ठीक है। अभी कोई ग्राहक है उसको कुछ तो सामान चाहिए, वो लेने गया, उसको 2 कूलर चाहिए था, ठीक है। प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग के द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसके अनुसार क्या है, इसका प्रोडक्शन कम हो गया है और ये 2 की जगह पे 1 ही लेकर के आ रहा है। ये तो कुछ ऐसा हल्का फुल्का एग्जांपल हो गया। इसमें आप चीजों को समझ सकते हैं कि ग्राहक जिस चीज का इच्छा रखेगा, ठीक है, उस इच्छा को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाएगा ये इकोनॉमी। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्लान्ड इकोनॉमी होगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के बेसिक नीड्स पे काम करेगा, ठीक है। ये इतना चीज अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये भी चीज समझ सकते हैं कि बेसिक नीड्स पे काम कर रहा है। अगर ये बेसिक नीड्स पे काम कर रहा है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्यक्तियों का, ठीक है, वो नहीं हो पाएगा जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में होता है, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो नहीं हो पाएगा जो फ्री मार्केट इकोनॉमी में हो रहा है, यानी कि ग्राहकों की इच्छा में क्या हो रहा है, ग्राहकों की इच्छा की आपूर्ति में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा क्या, कमांड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी का प्रॉफिट एंड लॉस, या कह सकते हैं आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब देखिए अब तो हो गया कि ये कमांड इकोनॉमी हो गया। अब उस तरीके से जो भी जैसा भी इकोनॉमी है वो अपना आप समझ लें। अब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो इकोनॉमी कमांड है या मार्केट है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब फर्क किससे पड़ता है कि हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। कोई एक देश किस मेथड से चल रहा है, इससे उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे क्या होगा, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हालांकि ये जो सेंटेंस अभी बोले हैं वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। वो डिपेंड कर भी जाएगा कभी कभी। मार्केट इकोनॉमी होगा तो वहां पे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। वहां पे कैपिटल लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर लेगा, ठीक है। अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी आएगा तो ये सब चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, डाउनग्रेडेड हो जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर प्योर सोशलिस्ट की बात करें, प्योर सोशलिस्ट रहेगी तो, ठीक है। देखिए, अब देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं कि हमारे पास कुल मिलाकर के 4 तरीके का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम लैंड बोल रहे हैं तो लैंड का मतलब आपको इसका हिंदी मीनिंग जमीन पकड़ के नहीं बैठ जाना है, ठीक है, कि लैंड का मतलब तो जमीन होता है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड है, तो लैंड का मतलब क्या हो गया, जमीन हो गया। गलत बात, ठीक है। जमीन तो है ही, जमीन नहीं है ऐसा भी हम नहीं बोल रहे हैं, जमीन तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन जब हम लैंड बोल रहे हैं तो यहाँ लैंड का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो सभी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो कि उत्पादन में सहायक हो रहा है, ठीक है,
वो लैंड के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर से इसको देखिए, सारे नेचुरल रिसोर्सेस, ऑल टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एनी गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वो किसी तरीके के वस्तु या सेवाओं को उत्पादन में जो सहायता कर रहा है नेचुरल रिसोर्स, वो लैंड के डेफिनेशन के तहत आए। जैसे अगर लैंड का डेफिनेशन देखें तो अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो सोना, चांदी, गेहूं, चावल। ठीक है, ये सब अगर रॉ फॉर्म में है तो ये किसके डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा? ये लैंड के डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा। इसी चीज के लिए बोले थे कि इस हमेशा माइंड को क्या रखना है, हमको अपना डाइवर्सिटी वाला रखना है। बिल्कुल कोई भी चीज आया कॉन्सेप्ट, उसको हमको गेन करते चलना है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा चीज नहीं आना चाहिए कि भाई ये लैंड है तो यहाँ पे सोना चांदी कैसे आ जा रहा है लैंड में। ठीक है, डेफिनेशन ही बोल रहा है इसका कि जो भी नेचुरल रिसोर्स होगा, जो भी प्रकृति के द्वारा मिलने वाला हमको रॉ फॉर्म में मटेरियल होगा, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस होंगे, ठीक है, मिनरल्स होंगे, ठीक है, रिसोर्सेस जो धरती के अंदर है या धरती के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि धरती के अंदर कुछ मिनरल्स हैं, धरती के ऊपर जंगल हैं। ठीक है, तो ये जंगल हो गया या ये मिनरल्स हो गया, ये किसके अंतर्गत आएंगे? लैंड के अंतर्गत, लैंड के डेफिनेशन के अंतर्गत आएंगे। कोई भी रिसोर्स जो पानी के अंदर पाई जाती हो या पानी के ऊपर पाई जाती हो, ठीक है, पानी के ऊपर क्या ही पाया जाएगा, मतलब पानी के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, पानी के ऊपर तो जहाज चलेगा। ठीक है, तो कोई भी रिसोर्स जो कि पानी के अंदर पाया जा रहा है तो वो किस डेफिनेशन के तहत आएगा? जैसे कि तेल का भंडार है, तेल का भंडार जो होगा वो इकोनॉमी में किस चीज का मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के किस चीज से मतलब रखेगा, वो लैंड हो गया। ठीक है, जैसे मूंगा मोती वगैरह मिलता है। ठीक है, ये सारे चीज जो है वो सब क्या है? लैंड का डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखिए लैंड क्या है? लैंड जमीन पर की जाने वाली उपज, जमीन के अंदर की वस्तुएं, पानी के अंदर के संसाधन इत्यादि, ये सारा का सारा जो है वो आपका क्या है? लैंड के डेफिनेशन के अंतर्गत आ रहा है। अब देखिए इसमें हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट से कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पूछना कुछ और चाहता है, और हम अगर इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखे हैं तो ये छोटा छोटा वर्ड जो है ना वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर देके चला जाता है। ठीक है, और खास करके ये बड़े बड़े एग्जाम में तो ज्यादा ऐसा होता है, और जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन बनाया रहता है कि अगर आपको एग्जैक्ट उस चीज का मतलब नहीं पता है तो क्या आप इस छोटे से वर्ड का मतलब जानते हैं? अगर इस वर्ड का मतलब जानते हैं तो इससे बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा लॉजिक आता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए लेबर की बात करते हैं। लेबर, सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लैंड था। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर है। अब इसको हम समराइज भी करेंगे। ठीक है, पर मतलब समराइज इन द सेंस कि ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक फॉर्म में हम लगाएंगे और उस फॉर्म में देखेंगे कि कौन लैंड के कैटेगरी में आएगा, कौन लेबर के कैटेगरी में आएगा, कौन कैपिटल के कैटेगरी में आएगा और कौन एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। तो मानव के द्वारा किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य जो होगा वो लेबर होगा। ठीक है, जब हम लेबर सुनते हैं वर्ड, जब लेबर सुनते हैं तो लेबर का मतलब सिंपल एक चीज आता है कि हंसिया हथौड़ा लिया हुआ एक व्यक्ति जो कंधा पर इस तरीके से रखा हुआ है और वो काम करने जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमी में ये लेबर नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी में वो व्यक्ति जो कि लैपटॉप लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, और किसी फर्म का सीईओ है। ठीक है, वो भी क्या कर रहा है? वो भी एक लेबर है उस कंपनी का। ठीक है, इकोनॉमी में वो सीईओ भी क्या है? उस कंपनी के लिए एक लेबर का काम कर रहा है। वो बस क्या कर रहा है? वो इंटेलेक्चुअल लेबर कर रहा है, वो मानसिक रूप से कार्य कर रहा है। तो लेबर का डेफिनेशन क्या हो गया? मानव के द्वारा किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य। अरे चुप रहना रे, तो धीरे बोलना थोड़ा, बट बंद करके हम रख दो ये सब। मतलब कि कहाँ। ठीक है, मानव के द्वारा किया गया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य जो होगा, जैसे फिजिकल वर्क हो गया, ठीक है, ह्यूमन वर्क हो गया, ह्यूमन वर्क फिजिकल या इंटेलेक्चुअल दोनों हो सकता है। ठीक है,
इसी चीज को बस लिख दिए हैं, जैसे मानव के द्वारा उत्पादन में किया जाने वाला कार्य, ये मानसिक या शारीरिक कार्य, ठीक है। जैसे लेबर का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे इंजीनियर हो गया, कोई वर्कर हो गया, कोई वेटर हो गया। वेटर जो होगा वो फिजिकल वर्क कर रहा होगा, वर्कर जो होगा वो किसी तरीके का काम कर सकता है, इंजीनियर जो होगा ये आपका इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अब आइए कैपिटल पे। कैपिटल थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, ठीक है। कैपिटल जो है वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, ठीक है। कैपिटल जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा समझ लेते हैं, और ये चीज हम लोग क्या करके आ जाते हैं, क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। कैपिटल का मतलब पैसा बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमी में खास करके कैपिटल का मतलब पैसा है ही नहीं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आप बस सिंपल ये चीज समझिए कि हमको कोई चीज प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जो वस्तु प्रोड्यूस करना है, उस चीज को प्रोड्यूस करने में जो संसाधन काम में आ रहा होगा, ठीक है, जो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के काम में आ रहा होगा, वो सब क्या कहलाएंगे, पूंजी कहलाएंगे। जैसे इसके अंतर्गत कौन आएगा, तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, मशीन आएगा, कुछ औजार आएगा, ठीक है। ये सब जो आएगा आपका फैक्टर ऑफ इकोनॉमी में किस चीज का डेफिनेशन होगा, कैपिटल का डेफिनेशन होगा, ठीक है। अभी कैपिटल सिर्फ इतना ही नहीं है, कैपिटल और भी बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है। सबसे पहले तो यह उत्पादन में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लैंड और लेबर की सहायता करता है, ठीक है। जब भी हम कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, जो हमारे पास सीमित संसाधन में लैंड है और जो लेबर उस पे क्या कर रहा है, प्रोडक्शन में सहायता कर रहा है, ठीक है। इस लैंड पे जो लेबर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो इंटेलेक्चुअल वर्क भी हो सकता है और फिजिकल वर्क भी हो सकता है। उसमें जो सहायता कर रहा है ना, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वही क्या हो गया, हमारे पास कैपिटल हो गया है, ठीक है। यानी इसको ऐसा समझिए कि जैसे कि कोई पीडब्ल्यूडी विभाग था, ठीक है, वहां पे पहले लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे हुए रहते थे, ठीक है, पेन और पेपर लेकर के बैठे हुए रहते थे। अभी उनको सारा चीज का एंट्री मैनुअली करना पड़ता था। अब क्या है, अब उनके हाथ में लैपटॉप है, या अब उनके हाथ में क्या टैबलेट है, ठीक है। आप इसके लिए खास करके बहुत बढ़िया एग्जांपल टीटी का ले सकते हैं, ठीक है। टीटी जो है सबसे पहले क्या करता था, पहले बिल्कुल कागज कलम से सारा चीज मैनेज करते रहता था। चलते चलते ट्रेन में उसको यह भी देखना रहता था कि कौन सा सीट खाली है, कौन सा सीट वैकेंट है, कहाँ पे किसको बैठाना है, कौन पैसा दिया है, कौन, ठीक है। वो सारा चीज उसको मैनुअली करना पड़ता था। अब क्या है, अब उसके पास एक टैब है, उसमें सारा चीज क्या दिया हुआ है, सारा चीज शो कर रहा है कि कौन सा जो ट्रेवलर है, कौन सा यात्री है, ठीक है, वो किस स्टेशन पे उतर गया, कौन सा सीट खाली हो गया, ठीक है। वो टीटी देख लेता है, और जो भी व्यक्ति ऐसा नीड वाला होता है या फिर जिसका भी वो सीट होता है, ठीक है, उसको वो क्या कर सकता है, अलॉट कर सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ये काम कर रहा था, उस काम का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये किस चीज का इस्तेमाल कर लिया, किसी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। तो ये जो टैब हो गया, इसके प्रोडक्शन में, ये इसके उत्पादन में ये क्या बना, एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का साधन बना। और यही जो साधन बना, इसके लिए क्या बना, एक कैपिटल बन गया, ठीक है। इसके लिए क्या बन गया, ये कैपिटल बन गया, ठीक है। इतना से तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए कैपिटल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। कैपिटल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। किस किस तरीके आज कितना तक चलेगा रंजन जी? क्या आज कितना तक चलेगा? कितना, अभी तो 1.5 घंटा हुआ ना भाई, कम से कम 2 घंटा तो बैठे हैं। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं, ठीक है, 2 घंटा में जहां तक हो जाए। देखिए कैपिटल जो है, समझ में तो आ रहा ना भाई? हाँ अरे यार बहुत बढ़िया से नोट भी अच्छा बनाए, ठीक है। कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कितने तरीके से हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, कैपिटल का जो प्योर डेफिनेशन आप कह लीजिए, ठीक है, वो इस तरीके का कुछ चीज बन करके आएगा सामने आपके। जो कुछ भी भविष्य में लाभ देने के इरादे से तैयार किया जाए, ठीक है,
वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल कितने तरीके के हो सकते हैं, ये मैनमेड कैपिटल हो सकते हैं जिसको हम फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। मैनमेड कैपिटल जैसे कि कोई मशीन हो गया, कुछ बिल्डिंग्स हो गए, कोई इक्विपमेंट हो गया। ठीक है, ये सब जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं ये सब क्या हो गए, फिजिकल कैपिटल हो गए। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल की अगर बात करें, ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, तो कुछ तो स्किल हो गया, व्यक्ति का नॉलेज हो गया, व्यक्ति का एबिलिटी हो गया। ठीक है, काम करने का क्षमता हो गया, व्यक्ति का हेल्थ हो गया। ये सब क्या है, ये ह्यूमन कैपिटल है। ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। किसी व्यक्ति का जो स्किल होगा वो कहीं ना कहीं से प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। व्यक्ति के पास अगर नॉलेज होगा तो प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। व्यक्ति के पास अगर क्षमता होगा वो प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। व्यक्ति का हेल्थ अगर अच्छा होगा वो प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यानी इस टाइप के जो कैपिटल इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, और वो भी मेंस का क्वेश्चन आ चुका है कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना एक इकोनॉमी के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, और इसकी व्याख्या करें, और इससे किस तरीके का, मतलब आप कह सकते हैं क्वेश्चन इस तरह का कुछ था कि किस तरीके का फायदा हमारे प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है। ठीक है, कि प्रोडक्टिविटी पे ह्यूमन कैपिटल का क्या असर पड़ेगा। तो अब आप यहाँ से इन चीजों को इकोनॉमिक टर्म में लिखने के लिए तैयार हैं। बाकी तो आप अपना शब्द तो अपना चयन करना पड़ेगा, लेकिन ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्किल्स हैं, व्यक्ति का नॉलेज है, व्यक्ति का एबिलिटी है, व्यक्ति का हेल्थ है। हेल्थ इज ऑल्सो अ ह्यूमन कैपिटल। तो फिर से अब इस चीज को देखिए, वो जो 5 लाख वाला भी एग्जाम्पल दिए, वो 5 लाख वाला जो एग्जाम्पल था वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि व्यक्ति को गरीब से और गरीब नहीं होने देना है, वो इसलिए भी था कि हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो क्या रहे, सुदृढ़ रहे। क्योंकि जो बीपीएल का बंदा होगा, बीपीएल कैटेगरी में काम करने वाले बंदे होंगे, उसका अगर तबीयत खराब हो जाए एट अ टाइम, उसको 2 लाख रुपया का जरूरत पड़ जाए। ठीक है, एट अ टाइम 2 लाख रुपया का जरूरत पड़ जाए और वो सही डॉक्टर के पास ना पहुंच पाए, वो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाए, वहां पे उसका इलाज ना हो पाए। ठीक है, तो वो व्यक्ति उस अचानक से आए हुए विपदा से किसी तरह का लाइफ पे उसका असर ना पड़े, इसको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या किया है, ह्यूमन कैपिटल को तैयार करने का काम किया उससे। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति मीडियम क्लास का होगा या फिर हायर क्लास का होगा, वो 2 लाख नहीं, वो 20 लाख लगा लेगा। ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम किसके साथ होगा, इस बंदे के साथ होगा। ठीक है, जो कि बहुत गरीब है, जो 2 लाख रुपए एट ए टाइम नहीं लगा सकता है, वो क्या करेगा, सिर्फ आधार कार्ड ले जाएगा, अपना इलाज करवा के लेके चला आएगा। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके हेल्थ कार्ड पे काम करते हैं। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव था कि हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है उसको भी क्या करना है, उसको स्ट्रेंथन करके रखना है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। और कैपिटल कितने प्रकार के होंगे, नेचुरल कैपिटल। ठीक है, नेचुरल कैपिटल कहने का मतलब कि वैसा कैपिटल जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम में आए और वो नेचुरली अवेलेबल हो, जैसे रिसोर्सेज लाइक सॉइल। ठीक है, सॉइल क्या है, एक तरह से कैपिटल है हमारे लिए। वाइल्ड लाइफ क्या है, हमारे लिए कैपिटल है। बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमारे लिए एक कैपिटल है। ये सब जो कैपिटल है ये नेचुरल कैपिटल है। उसी तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल हो सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल क्या हो सकते हैं, हमारे मॉनेटरी एसेट्स हो सकते हैं। जैसे कि हम कुछ क्या किए हैं, कुछ अमाउंट को फिक्स करके रखे हैं, हम कुछ अमाउंट को क्या करके रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं। ठीक है, कुछ स्टॉक्स रखे हैं, कुछ बॉन्ड्स बना करके रखे हैं, कुछ फंड्स रखे हैं, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, इस तरीके का काम कुछ करके रखे हैं। तो ये सब क्या हमारे पास फिजिकल कैपिटल, सॉरी फाइनेंशियल कैपिटल है। और यही फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो यूज होंगे किसके लिए, इस फिजिकल कैपिटल को खरीदने के लिए। ठीक है, यानी इसी फाइनेंशियल कैपिटल का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, भविष्य में क्या कर सकते हैं, इस फिजिकल कैपिटल को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और फर्दर यही फिजिकल कैपिटल जो है हमारे पास, वो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम कर सकता है।
ठीक है, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे कैपिटल्स वो जो हैं वो एक ही जगह पे जाकर के अर्जुन का तीर जैसा काम करेगा, वो प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने का काम करेगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली तो बिल्कुल ही काम नहीं आता है, ये बिल्कुल डायरेक्टली काम आता है और बिल्कुल एब्रप्टली काम आता है। ठीक है, एब्रप्टली कहने का मतलब क्या है, अचानक से काम आएगा। सोशल कैपिटल क्या है कि जो रिश्ते, ठीक है, जो बंधन, जो विश्वास, जो मोरालिटी, जो एथिक्स हम अपने आसपास वालों के साथ दिखाते हैं। ठीक है, सोशल कैपिटल में क्या हो गया, जैसे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसे बनेगा, हमारे विश्वास से बनेगा, एक दूसरे के सहयोग से बनेगा। हमारा फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप कैसे बनेगा, एक दूसरे के कोऑपरेशन से बनेगा, एक दूसरे के गलत या फिर गलत नहीं कह लीजिए उसको, बुरे समय में काम आने से बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो बॉन्ड बन रहा है हमारा, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कैपिटल है। अगर ये कैपिटल है तो हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं काम आना चाहिए, तो ये कहाँ काम आएगा। ठीक है, तो सोशल कैपिटल भविष्य में कैसे काम आ सकता है, किसी फेवर में काम आ सकता है। ठीक है, किसी टाइप के मदद में काम आ सकता है, किसी टाइप का इंफॉर्मेशन में काम आ सकता है। जैसे अभी हम लोग एज अ फ्रेंड अगर बात करें, ठीक है, हम लोग एज अ फ्रेंड बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, अपना सोशल कैपिटल को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, हम लोग के बीच एक बॉन्ड बन रहा है। अगर हम में से कोई एक बंदा, ठीक है, जाकर के वहां कोई बड़े पोस्ट पे बैठ जाए, ठीक है, जाकर के कोई बड़े पोस्ट पे बैठ जाए और देखे कि हम में से किसी एक का हालत कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, या फिर हम किसी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, ठीक है, हमको किसी तरीके से गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, और कोई बंदा अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या वो मेरा फेवर करेगा या नहीं करेगा, वो बिल्कुल फेवर करेगा। वो क्यों फेवर करेगा, क्योंकि हमने अपना सोशल कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करके रखा है। ठीक है, हमने उसके साथ रिलेशनशिप्स बनाए हैं, फ्रेंडशिप किया है, हमने उसका विश्वास जीता है, वो मेरे विश्वास के लायक है। तो ये चीज जो है वो एज अ फेवर हमारे पास क्या आ सकता है, वापस आ सकता है। इससे पीटी में पूछा हुआ एक क्वेश्चन था। ठीक है, पीटी में सोशल कैपिटल से पूछ दिया था एक क्वेश्चन। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, चलिए देख लेंगे, अगर आगे आएगा तो इस पे हम चर्चा कर लेंगे। यानी अब अगर हम देखें सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने तरीके के, 4 तरीके के होंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंटरडिपेंडेंस है, ये सब आपस में इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं। तो अगर हम लैंड की बात करें तो हमने पहले बात किया था लैंड के डेफिनेशन में। ठीक है, जमीन पर, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर जितना भी वस्तु है, पानी के अंदर जो भी संसाधन है, वो सब के सब किस में आएगा, लैंड के कैटेगरी में आएगा। अगर हम कैपिटल की बात करें, जो नेचुरल कैपिटल होगा हमारे पास, जो नेचुरल कैपिटल होगा, क्या यही चीज हमारे लिए लैंड का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही चीज हमारे लिए क्या काम कर रहा है, लैंड का काम कर रहा है। यानी यही नेचुरल कैपिटल है। यानी कहने का मेरा साफ साफ ये मतलब है कि ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, कि आप लैंड को बिल्कुल कैपिटल से अलग करके रखो, लेबर को बिल्कुल कैपिटल से अलग करके रखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ कैपिटल हो सकते हैं, ठीक है, वो लेबर को मदद करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ कैपिटल हो सकते हैं वो लैंड के कैटेगरी में आ सकते हैं। कुछ कैपिटल हो सकते हैं जो कि इंटरप्रेन्योरशिप में काम आ सकते हैं। इस पे भी अभी बात करेंगे कि इंटरप्रेन्योरशिप में कैसे काम आएगा कैपिटल। ठीक है, देखिए, तो अब लास्ट जो हमारे पास बच गया है वो इंटरप्रेन्योरशिप है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, रिस्क लेने का कैपेबिलिटी। सिंपल आप इसको ऐसा समझिए। इसके अंतर्गत क्या आता है, नवीनता, ठीक है, रचनात्मकता, ठीक है, मैनेजमेंट। ठीक है, आप चीजों को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, उसको कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अगर ये चीज आप कर रहे हैं, यानी कि आप लैंड, लेबर और कैपिटल को क्या कर रहे हैं, एक साथ बांध करके मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने का कोशिश कर रहे हैं, यही है क्या, इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सा कैपिटल हेल्प करेगा, ठीक है, तो आंसर है हमारा क्या, सोशल कैपिटल।
हमने जो सोशल कैपिटल बना करके रखा है, कोई मेरा एक दोस्त है या कोई मेरा एक रिलेशन में है व्यक्ति, ठीक है, हम कोई एक एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, हम कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो हमको फाइनेंशियली क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। वो हमको क्या कर सकता है, मेथोडोलॉजी से मदद कर सकता है, वो हमको तरीका बता सकता है कि ये जो चीज कर रहे हो तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। ये जो कैपिटल हमने बना के रखा है, ये कौन सा कैपिटल कहलाएगा, ये सोशल कैपिटल कहलाएगा। और सोशल कैपिटल कहाँ पे काम आ रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में काम आ रहा है, ठीक है। वो हम जो रिस्क ले रहे हैं उसमें वो हमको हेल्प करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 4 हैं। चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस एकदम लेबर है तो बस स्ट्रिक्ट हो जाओ कि भाई लेबर का मतलब यही लेबर, कैपिटल का मतलब खाली यही कैपिटल नहीं। कैपिटल में कुछ नेचुरल रिसोर्सेस होंगे, वो लैंड का भी काम कर लेंगे। कैपिटल में कुछ फाइनेंशियल एसेट्स होंगे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करेंगे, मदद करेंगे। कैपिटल में कुछ ऐसे सोशल कैपिटल होंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप में मदद करेंगे। कैपिटल में कुछ ऐसे फिजिकल कैपिटल होंगे जो कि लेबर को मदद करेंगे, ठीक है। यानी इन सब चीजों को आपस में जोड़ के देखने का आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अभी से जो हमारा ट्रेंड रहा है पढ़ने का वो इस तरीके से रहा है कि सबसे पहले हम देखें कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कैसे कैसे चलेगा, ठीक है। इकोनॉमी कितने तरीके का हो सकता है, अब जितने भी तरीके का इकोनॉमी हो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इकोनॉमी को बनाने में मदद कर रही हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी को बनाने में यही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मदद कर रहे हैं, यहां तक हमने देख लिया है। अब जब ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लगा लिए, जब हम ये चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगा लिए, तो अब हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं उत्पादन संभावना का ग्राफ, कि हम अगर चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं तो उन चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हम कितना मैक्स टू मैक्स प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्वेश्चन खास करके पूछता है यूपीएससी के सीडीएस वगैरह का एग्जाम में, सीएपीएफ का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया, उसका ये फेवरेट टॉपिक रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और अगर यूपीएससी कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, वो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, उसके लोअर फॉर्म में आएगा, बस यही ध्यान देना हमको, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, थोड़ा टाइम देख लेते हैं। 20 मिनट रुकिएगा अभी से, थोड़ा सा 20 मिनट रुक सकते हैं। हेलो हेलो हाँ रंजन जी, क्या हुआ? बोल रहे हैं कि अभी से 20 मिनट का समय दे सकते हैं, 20 मिनट में, क्योंकि ये खत्म होगा। 20 मिनट लग जाएगा? अरे खाना वाना नहीं खाए, इसीलिए रुके हुए। तो खाना तो हम भी नहीं तो खाए, सुनिए हमको। ना, यहाँ यहाँ से कल शुरू कीजिएगा, और क्या। ठीक है फिर। तो